प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है विधायिका की शक्ति में पतन के कारण, अर्थात विधान पालिका की शक्ति में पतन के कौन से कारण हैं, विधान पालिका की शक्ति में ह्रास क्यों हो रहा है, विधान पालिका की शक्तियां लगातार कमजोर क्यों हो रही है। विधान पालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के 3 अंग विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में प्राथमिक अंग विधान पालिका ही है और जिसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण, नियम निर्माण, नीति निर्माण, संविधान निर्माण, संविधान में संशोधन करना प्रमुख कार्य है। विधायिका जन इच्छाओं का भी प्रतीक है। जन प्रतिनिधियों के माध्यम से विधायिका जनता की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करती है। मुख्य कार्य कानून निर्माण और संशोधन है। विधायिका अर्थात विधान पालिका के पतन का कोई एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों का हम बारी बारी अध्ययन करेंगे। कौन कौन से कारण हैं विधायिका अर्थात विधान पालिका की शक्तियों में पतन के। सबसे पहला है कि कार्यपालिका का बढ़ता हुआ प्रभाव। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यपालिका है, जो कानूनों को अमली जामा पहनाता है। विधान पालिका की तुलना में कार्यपालिका का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। विधायिका केवल विशेष परिस्थिति तक सीमित है। कार्यपालिका की निरंतर बैठक होती है, निरंतर कानून मंथन होता है, लेकिन विधायिका के सत्र पर न होने से कई बार क्या है कि जब विधायिका की बैठक नहीं होती तो अध्यादेश द्वारा भी विधायिका की शक्ति को कम किया जाता है। यानी अध्यादेश पारित कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद में वो अध्यादेश भी कई बार कानून का रूप धारण कर लेता है। इससे विधायिका की शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित। विधायिका की निरंतर बैठक नहीं होती। एक वर्ष में 4-5 सत्र होते हैं और विधायक किसी भी विधेयक पर विस्तृत चिंतन, अध्ययन, विश्लेषण नहीं कर पाते। समय का अभाव होता है। विधायिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता और अधिक उसको महत्व प्रदान किया गया है। इसलिए विधायिका वो कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित हो रही है। इससे विधायिका की शक्ति का ह्रास हो रहा है। विधायिका में अनुभव का अभाव। बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो नवनिर्वाचित होते हैं, नौसिखिए होते हैं, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी नहीं होती। विशेषज्ञता एवं कार्य कुशलता का अभाव होता है। जटिल पेचीदगी कानूनी प्रक्रिया के कारण विधायिका वो लगातार अपनी शक्ति को पहचानने में असमर्थ रही है। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है कि अपने अधिकार और शक्तियों को दूसरों को सौंप देना। और जैसे जैसे विश्व के अनेक देशों में कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो कल्याणकारी राज्यों में कार्यों की बहुलता हो गई है। कार्य जटिल भी हो गए हैं। कार्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए विधायिका के पास इतना समय नहीं होता। विधायिका केवल सामान्य वैधानिक प्रक्रिया पूरी करती है और उसके बाद वो सारा कार्यपालिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। एक प्रकार से विधायिका की जो कानून निर्माण की शक्ति है वो डेलीगेट पावर के रूप में कार्यपालिका के पास आ गई है। विधान पालिका के माध्यम से कार्यपालिका उस शक्ति का उपभोग कर रही है। इसलिए भी विधायिका की शक्ति में लगातार पतन हो रहा है। विधायिका की शक्ति में पतन का एक बड़ा कारण दलीय अनुशासन है। विधायिका के सदस्य दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके जनहित में स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज नहीं उठा पाते। हर प्रकार के जनप्रतिनिधि को दलीय सचेतक का सामना करना पड़ता है।
पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके वो जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि दलीय अनुशासन का एक बहुत बड़ा दायरा है। दल के अनुसार वो मतदान करते हैं, दल के अनुसार समर्थन करते हैं, और इसीलिए जिस भी सदन में जिस दल का बहुमत है वो अपने सारे विधेयक पारित करवाने में सफल हो जाता है। यानी जिस सदन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त है उसके सारे विधेयक पारित हो जाते हैं, और अपोजिशन की जो पार्टी है उसका कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता। इसलिए विधायिका की शक्ति में लगातार ह्रास हो रहा है। समितियों का बढ़ता प्रभाव। विधायिका का जो कार्य है विभिन्न प्रकार की समितियों में बांटा जाता है, और समितियां जो है उसका गहराई से अध्ययन करती है, विश्लेषण करती है। विधायिका पर केवल औपचारिक सहमति के लिए स्वीकृति ली जाती है। वास्तव में किसी भी विधेयक पर गहराई से चिंतन मनन के लिए, संशोधन के लिए, टीका टिप्पणी के लिए पूरी तरह से समितियों को अधिकृत किया गया है। समितियों के बाद जो है वो विधायिका के पास चला जाता है, और विधायिका जो है किसी प्रकार का परिवर्तन करना उसके लिए आसान नहीं होता। विधायिका की शक्ति में पतन का एक बड़ा कारण है संचार के साधन और जनमत का प्रभाव। वर्तमान समय में देखें तो पूरी दुनिया के अंदर संचार के साधनों में वृद्धि हुई है। जनमत का प्रभाव लगातार बढ़ा है। लोगों के अपने आचार विचार, राजनीतिक दृष्टिकोण प्रकट करने का जो स्वरूप है वो न केवल स्थानीय, प्रादेशिक या राष्ट्रीय बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं। और इसलिए जो भी कार्यपालिका द्वारा कार्य किए जाते हैं उसको सार्वजनिक बना दिया जाता है मीडिया के द्वारा, और इसलिए जो विधेयक के संबंध में जनमत पर विचार होता है। विधायिका की तुलना में कार्यपालिका के निर्णयों पर जो है मीडिया के द्वारा, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फोकस किया जाता है, और इसलिए संचार के साधनों ने जनमत के प्रभाव ने कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि कर दी है, विधान पालिका की शक्ति का ह्रास किया। विधान पालिका की शक्ति में पतन का एक कारण न्यायपालिका की क्रियाशीलता है। यानी विधान पालिका और कार्यपालिका दोनों ही उदासीनता और उनकी अक्रियाशीलता के कारण न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। इसी को न्यायपालिका की सक्रियता या क्रियाशीलता कहा जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे कानून है, नियम निर्माण है, आदेश है जो विधान पालिका को करने चाहिए, कार्यपालिका को करने चाहिए, और जब वो नहीं करती, उनकी अक्रियाशीलता दिखाई देती है, तो न्यायपालिका आगे बढ़कर के कार्य करती है। इससे भी विधान पालिका की शक्ति का लगातार ह्रास हुआ है। विधायिका की शक्ति में पतन का एक बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव है। वर्तमान समय में हर प्रकार की राजनीतिक घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। किसी भी देश की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, और विशेष करके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य पदार्थ संगठन है, ये सभी संगठन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को, अंतर्राष्ट्रीय जनमत को निर्धारित करते हैं, और इन संस्थाओं का राष्ट्रीय सरकारों के ऊपर लगातार प्रभाव पड़ता है। जनहित में कानून निर्माण के लिए एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुसार कानून निर्माण का दबाव पड़ता है। इससे भी विधायिका की शक्ति में लगातार ह्रास हुआ है, विधायिका की शक्ति का लगातार पतन हुआ। विधायिका की शक्ति में पतन का एक बड़ा कारण राष्ट्रीय सुरक्षा का है। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही गंभीर और त्वरित निर्णय लेने वाला विषय है। ऐसे विषयों पर जो है विधान पालिका में गहन अध्ययन मंथन के लिए समय नहीं होता, इसलिए ऐसे निर्णय कार्यपालिका द्वारा लिए जाते हैं, त्वरित लिए जाते हैं, और निर्णय भी कठोर लिए जाते हैं जो केवल कार्यपालिका ही ले सकती है। तो इससे विधायकों और सांसदों की कार्यशीलता जो है लगातार प्रभावित होती है। निष्कर्ष के रूप में हम देखें
तो विधायिका की शक्ति में लगातार ह्रास के बड़े कारण है कि कार्यपालिका का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, कार्यपालिका का महत्व बढ़ रहा है, इसलिए विधायिका की शक्ति का लगातार ह्रास हो रहा है। और विधायिका अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से जो है सक्रिय नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, इसलिए भी उसकी शक्ति का ह्रास हो रहा है। राज्यों के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि जन कल्याणकारी कार्य राज्य के पास ज्यादा हो गए हैं और वो कार्य जो है प्रैक्टिकल तौर पर कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। विधायिका ने अपनी शक्ति भी कार्यपालिका को धीरे धीरे सौंप दी है। विधायिका पर जो है दलीय अनुशासन का एक दायरा रहता है, दलीय अनुशासन की शर्त रहती है, उसके ऊपर निकल करके वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। न्यायिक क्रियाशीलता भी एक बड़ा कारण है विधायिका की शक्ति में पतन का। जो विधान पालिका की है क्रियाशीलता का लाभ उठाती है। संचार और जनमत का प्रभाव भी लगातार कार्यपालिका को महत्व देता है। विधान पालिका की शक्ति में ह्रास या जो पतन हो रहा है ऐसी बात नहीं, उसको रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। विधान पालिका की शक्ति को लगातार उसमें वृद्धि की जा सकती है। उसके लिए जरूरी है कि विधायिका की बैठकों में जो है वृद्धि की जाए, निरंतर उनकी बैठकों का आयोजन किया जाए। विधायिका का प्रशिक्षण जो है वो शुरू होना चाहिए ताकि जो कानूनी निर्माण की पेचीदगी है, प्रक्रिया है, उसका गहराई से वो अवलोकन कर सके, अध्ययन कर सके और अपनी जो कानून निर्माण की शक्ति है उसको पहचान सके। विधायिका की शक्ति में जो वृद्धि है या शक्ति दोबारा अगर उसकी बहाल करनी, उसके लिए जरूरी है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन होना चाहिए। दोनों मिलकर के कानून निर्माण और कानून क्रियान्वयन का कार्य करें। विधायिका को लगातार सोचना होगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, कानून निर्माण की है और उस जिम्मेदारी में वो कार्यपालिका के साथ संतुलन अगर बनाए तो उसकी शक्ति में जो ह्रास है वो समाप्त हो जाएगा और उसकी जो मूल शक्तियां हैं कानून निर्माण की वो वापस आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक था विधायिका की शक्ति में पतन के क्या कारण है। विधान पालिका जो सरकार का प्रथम अंग है, कानून निर्माण का कार्य है, उसकी शक्तियों में लगातार पतन हो रहा है और इस पतन को कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। तो आज का इस वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।